हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे 1 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602919713 और दूसरा नंबर है 8770536009। चलिए दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर इसका कर्नाटक। यानी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। दोस्तों, इस सूचकांक को कौन जारी करता है? तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों, कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलुओं पर बल दिया है और इसने 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। तो दोस्तों, याद रखना है कि जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है उसमें टॉप पर कौन सा स्टेट है? कर्नाटक है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर हरियाणा है। दोस्तों, अगर हम बात करें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में, तो यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान के अंतर्गत। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अभय वक्रे। दोस्तों, अगर हम बात करें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की, तो इसमें हम कुछ स्टेटों की रैंक जान लेते हैं कि कौन सा स्टेट किस रैंक पर है। तो कर्नाटक तो पहले नंबर पर है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर पंजाब है और पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र है। और अगर हम बात करें केरल की, तो यह छठे नंबर पर है, सातवें नंबर पर तमिलनाडु है और आठवें नंबर पर आंध्र प्रदेश और 9वें नंबर पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश और 10वें नंबर पर है गुजरात। तो ये है इन राज्यों की लिस्ट, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। यानी दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इस पावर प्लांट की जो क्षमता है वो है 78 मेगावाट। कितनी है दोस्तों? 78 मेगावाट। और इस पावर प्लांट का नाम क्या है? सिंचियन विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट। दोस्तों, इस परियोजना की जो लागत है वो है 340 बिलियन वॉन, यानी 292 बिलियन डॉलर। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें हम, तो ये क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें दक्षिण कोरिया के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक की सहायता से विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और उसके माध्यम से विद्युत बनाई जाती है। इस प्रकार जो विद्युत का निर्माण होगा उसका प्रयोग मोटर को ऊर्जा देने में किया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में जल बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल आता है। जिस प्रकार बैटरी से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों, ये है पूरा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। यानी कि हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में उपयोग करके उससे विद्युत बनाई जाती है। किसमें? हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़े एरोमेटिक गार्डन यानी सुगंधित गार्डन का उद्घाटन किया गया है? आंसर है इसका उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन खोला गया है। दोस्तों, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित गार्डन का उद्घाटन किया है। जून 2018 में अनुसंधान सलाहकार समिति के सिफारिश के बाद यानी इसकी मंजूरी के बाद 2018-19 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। बात आई है दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी
और यहाँ की दो राजधानी है, देहरादून है जो कि शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सुगंधित गार्डन या एरोमेटिक गार्डन कहाँ पर खोला गया है, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में खोला गया है, और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वीर गाथा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? आंसर है इसका सीबीएसई, यानी सीबीएसई के द्वारा वीर गाथा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। दोस्तों सीबीएसई ने वीर गाथा पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरू किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं, से जितने भी स्कूल संबंधित हैं उनको वीर गाथा पुरस्कारों के विजेताओं के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, और उससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको भी इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। दोस्तों वीर गाथा परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कार्यों और बलिदानों के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों वीर गाथा परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किया जा रहा है, और परियोजना में जो विषय होंगे वो कविताएं, निबंध, ये सब हो सकते हैं। यानी इसमें प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, जो भी वीरता पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं उनके बारे में, उनकी वीर गाथाओं से संबंधित प्रोजेक्ट बनाने होंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आई है सीबीएसई की, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है मनोज आहूजा। दोस्तों भारत के अंदर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबंधित होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को। अगला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया है? आंसर है इसका 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में मनाया गया था। दोस्तों हम राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हर साल 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2014 में पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा गुजरात के वडोदरा में नर्मदा नदी के घाट पर यानी नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो यह नर्मदा नदी के किनारे है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, यानी 597 फीट। तो दोस्तों इस ऊंचाई के साथ जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ हुआ था? गुजरात के नाडियाड शहर में। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों साल 1928 में गुजरात के वारदौली में किसान आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार यानी नेता या प्रमुख की उपाधि दी थी। दोस्तों 1928 में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। कहां पर मिली थी? बारदौली में किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसमें उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था और इसमें सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो इस प्रकार से जो वारदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने इन्हें सरदार कहा था, जिसका मतलब नेता या प्रमुख होता है। दोस्तों साल 1931 में सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। यानी 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, जिसमें गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को स्वीकृत देते हुए पूर्ण स्वराज की मांग को एक बार फिर से दोहराया गया था। दोस्तों उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय परीक्षाओं की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की जो स्थापना हुई थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों, जिसके कारण उन्हें भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत यानी पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विस के रूप में जाना जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम 30 अक्टूबर यानी पिछले करंट अफेयर्स को भी रिवीजन कर लेते हैं। तो अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। विश्व सोराइसिस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है इसका 29 अक्टूबर को। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम बदल करके क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है इसका 3 सालों के लिए। हर घर दस्तक अभियान को किसने शुरू किया है? चिकित्सा मंत्री मनसुख मंडाविया ने। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के द्वारा वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 तक पारित की है? तो आंसर इसका महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये 30 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में दूसरा स्थान किस राज्य का है? दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? और चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन है, सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।